नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लोअर मॉक टेस्ट 2। इसमें आपको यूपी लोअर पीसीएस के जितना भी सिलेबस है उस पर आधारित आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। और सिर्फ डीआई के प्रश्न नहीं होंगे, बाकी सभी प्रश्न होंगे। करंट अफेयर्स को भी समाहित किया गया है। जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं उनको लेकर आया हूं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। देखिए, हर पेपर में सभी 90 प्रश्नों को कठिन स्तर का नहीं रखा जा सकता है। कुछ आसान होंगे, कुछ कठिन होंगे। अभी मॉक टेस्ट की शुरुआत है, धीरे धीरे कठिनाई और बढ़ती जाएगी और लेवल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है आगे की मॉक टेस्ट में। तो अगर आप प्रैक्टिस निरंतर करते रहेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की या लोअर पीसेस के कंटेंट की, जिसमें आपको हम क्विक रिवीजन थ्योरी नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, वन लाइनर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, पीवाईक्यूज प्रोवाइड करवा रहे हैं, एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ में ये मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। लेखपाल में जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे उनको बहुत सारा फायदा हुआ एग्जाम में, उन्होंने मैसेज करके कमेंट करके हमें बताया है। तो अगर आप भी वो फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, बहुत कम फीस है और विधिवत नोट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। अभी हम लोअर पीसीएस का मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं। भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 प्रश्न आने हैं, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में भारत के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। इनमें से किस स्थल से सर्वाधिक संख्या में मानव कंकाल तथा हड्डी के आभूषणों के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये पहला प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, महदहा। महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से जीआर शर्मा के निर्देशन में खुदाई कराई गई, जहाँ से भारी मात्रा में हड्डी एवं सींग के बने उपकरण और आभूषण मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से युग्म समाधान स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और ये आपका यूपी पीएससी प्री 2016 का पीवाईक्यू है। तो जो मैं मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं उसमें पीवाईक्यूज को भी शामिल कर रहा हूं, ताकि एक साथ आपकी मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस हो और पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस हो। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और उनके आधार पर आपको तय करना है कि कौन से कथन सही हैं। इस काल में जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी को विषयपति कहा जाता था, जिसकी सहायता के लिए नगर श्रेष्ठी जैसी व्यावसायिक समितियां होती थीं। दूसरा बिंदु है कि गुप्त साम्राज्य में भूमि कर की दर सामान्यतः कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक होती थी। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। गुप्त काल में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी गई। प्रांत की भुक्ति शासक उपरिक तथा जिला को विषय शासक, इसका विषयपति कहा जाता था। तो प्रांत को भुक्ति और उसका शासक उपरिक होता था, जिला को विषय कहा जाता था और उसका शासक विषयपति होता था। विषयपति की सहायता के लिए परिषद होती थी, जिसमें नगर का मुख्य व्यापारी, नगर श्रेष्ठी, मुख्य शिल्पी, प्रथम कुलिक और मुख्य लेखक, प्रथम कायस्थ शामिल होते थे। इस काल में राजकीय आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जिसे भाग कहा जाता था, जिसकी सामान्य दर कुल उपज का 1/6 भाग थी, जो परिस्थितियों के अनुसार 1/4 तक भी हो सकती थी। यह भी आपका पीवाईक्यू है। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अकाल राहत तथा कृषि सुधार हेतु की थी? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास और किसानों को ऋण यानी कि सौंदर्य तकाबी प्रदान करने के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक स्वतंत्र विभाग बनाया था। इसके तहत लगभग 64 वर्ग मील का एक कृषि फार्म प्रायोगिक तौर पर स्थापित किया गया था, ताकि वैज्ञानिक ढंग से फसलों का चक्रण किया जा सके। भ्रष्टाचार और अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण यह योजना पूर्णतः असफल रही थी। ये आरओ का पीवाईक्यू है।
अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद चटर्जी द्वारा की गई थी। दूसरा बिंदु है कि वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। तो क्या ये सही है? ये आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही हैं। तो ये आपके दोनों कथन सही हैं। ठीक है। अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारी युवाओं का सम्मेलन हुआ, जहां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया ताकि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ा जा सके। एचआरए के क्रांतिकारियों ने ही 9 अगस्त 1925 को प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसको काकोरी कांड के नाम से जाना था, उसको अंजाम दिया था। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रांतिकारियों की बैठक हुई, जिसमें समाजवाद को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित करते हुए संगठन का नाम HSRA रखा गया था। यूपीपीएससी प्री 2020 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1928 के प्रसिद्ध बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह आंदोलन भू राजस्व दरों में अनुचित 22% की वृद्धि के विरोध में चलाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने स्वयं बारदोली में रहकर किया था। इस आंदोलन की विफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। बारदोली की महिलाओं ने जवाहरलाल नेहरू को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुके में वर्ष 1928 में कपास की कीमतें गिरने के बावजूद सरकार ने लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी, जिसके खिलाफ ये अहिंसक आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। आंदोलन की अभूतपूर्व सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति ने अंततः लगान वृद्धि को अवैध मानते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया था। और ये लोअर पीसीएस 2019 का प्रश्न है। तो अगला जो सेक्शन है हमारा वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। पहला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। दूसरा कथन है कि यदि दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो तो संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है आपका केवल एक सही है, दूसरा गलत है। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया गया है। यूपीपीएससी प्री 2019 का PYQ है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति का अधिकार संसद को दिया गया है और इसके लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित है? अनुच्छेद 168 राष्ट्रपति की मंजूरी द्वारा, अनुच्छेद 169 संबंधित विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद साधारण कानून द्वारा, अनुच्छेद 170 संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा या अनुच्छेद 171 राज्यपाल के अध्यादेश द्वारा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, संबंधित विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद साधारण कानून द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्सादन यानी कि समाप्ति का प्रावधान है। इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा को अपनी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा एक संकल्प पारित करना होता है। इसके पश्चात संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर इसका निर्माण या अंत कर सकती है। इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 243 आई।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 जोड़ा गया, जिसके तहत स्थानीय सुशासन को मजबूत करने के लिए वित्तीय संसाधनों के बंटवारे हेतु राज्य का वित्त आयोग गठन प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। पहला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो केवल 1 और 2 दोनों, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। एनएचआरसी एक गैर संवैधानिक और सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसका निर्माण संसद के अधिनियम द्वारा हुआ है, न कि मूल संविधान के तहत। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं। संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति हो सकता है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या कोई अन्य न्यायाधीश रहा हो। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक नीति और आधिकारिक मुद्दों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर है आपका डाकघर बचत बैंक। ये राज्य सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। वन और वन्य जीवों का संरक्षण संवर्ती सूची का विषय है। और नागरिकता और विदेशी मामले संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक केंद्र सरकार के नियंत्रण में आता है, इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची का विषय है, न कि राज्य सूची का। वन और वन्य जीव संरक्षण और शिक्षा मूल रूप से राज्य सूची के विषय थे, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। अगला जो सेक्शन है वो है भारत एवं विश्व के भूगोल का है, और यहाँ का 11वां प्रश्न है आपका कि भारत के भू आकृतिक प्रदेशों तथा पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटेशियस काल के अंत में हुए दरारी ज्वालामुखीय उद्भेदन के परिणाम स्वरूप कपासी बेसाल्टिक लावा के जमाव से हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो वर्तमान में अपशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? 2। ये दोनों कथन आपके सही हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व क्रेटेशियस युग में ज्वालामुखी के शांति दरारी उद्गार से निकले लावा के फैलने से हुआ, जिससे काली मिट्टी रेगुर का विकास हुआ। अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, और यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो दिल्ली से गुजरात तक फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है आपका कि जेट स्ट्रीम तथा भारतीय मानसून के अंतर संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। जेट स्ट्रीम तथा भारतीय मानसून के अंतर संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है। तो सही सिद्धांत है ऑप्शन बी। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का तिब्बत के पठार के ऊपर स्थापित होना ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन के लिए अनुकूल होता है। ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे वहां से उठने वाली गर्म हवाएं ऊपरी क्षोभ मंडल में फैलती हैं और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण करती हैं। ये पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसून पवन प्रणाली को खींचने और सुदृढ़ करने का काम करती हैं। इसके विपरीत पश्चिमी जेट स्ट्रीम का सर्दियों के दौरान हिमालय के दक्षिण में प्रभाव रहता है, जो गर्मियों की शुरुआत में उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, जिससे मानसून का आगमन आसान होता है। अगला प्रश्न है आपका कि लवणीयता और समुद्र जल के घनत्व के वितरण के संदर्भ में विश्व के निम्नलिखित सागरों में से किसकी लवणीयता सर्वाधिक दर्ज की गई है। तो ये वान झील की, तुर्की में स्थित वान झील की लवणीयता विश्व में सर्वाधिक है और यह 330 प्रति हजार मापी गई है। दूसरे स्थान पर जॉर्डन और इजराइल की सीमा में स्थित मृत सागर आता है, जिसकी लवणीयता लगभग 238 प्रति हजार है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक लगभग 220 प्रति हजार के साथ तीसरे स्थान पर है
उच्च लवणीयता के कारण समुद्री जल का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे तैराकी अत्यंत आसान हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की भूगर्भिक राख प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बिंदु है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत की सबसे प्राचीन कायांतरित और अवसादी चट्टानें हैं, जो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत के अधिकांश कोयला भंडारों का मुख्य स्रोत हैं, जबकि विंध्य क्रम की चट्टानें अपने उत्कृष्ट भवन निर्माण पत्थरों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सही उत्तर है आपका 1 और 2 दोनों। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन के बाद बनी भारत की पहली अवसादी चट्टानें हैं। इनमें सोना, लोहा, मैग्नीज और अभ्रक जैसे बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, इसलिए आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों, दामोदर, महानदी, गोदावरी घाटियों से प्राप्त होता है। विंध्य क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका उपयोग लाल किला और सांची स्तूप जैसी इमारतों में हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि यूरोप महाद्वीप के निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से कौन सा आल्प्स पर्वत श्रृंखला को पार करके इटली को स्विट्जरलैंड से जोड़ने का काम करता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा आल्प्स पर्वतमाला का एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध दर्रा है, जो पश्चिमी आल्प्स में स्थित है। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 2469 मीटर की ऊंचाई पर स्विट्जरलैंड को इटली के एओस्टा घाटी क्षेत्र से जोड़ता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है, जबकि जोजिला और सिपिकला दर्रे भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। 16वां प्रश्न है आपका कि भारत के आर्थिक नियोजन तथा नीति आयोग के नीतिगत ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बिंदु है कि नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर कार्य करता है, जबकि पूर्ववर्ती योजना आयोग टॉप डाउन मॉडल पर काम करता है। दूसरा बिंदु है कि नीति आयोग द्वारा जारी एसीडीजी इंडिया इंडेक्स का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करना है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ये विकास नीति के निर्धारण में राज्यों के सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके नीचे से ऊपर दृष्टिकोण को अपनाता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, जो 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर राज्यों को अंक प्रदान करता है। अतः उपयुक्त दोनों कथन भारतीय नियोजन व्यवस्था और नीति आयोग की भूमिका को बिल्कुल सही दर्शाते हैं। यूपीपीएससी प्री 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार के बजट के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की खरीद। राजस्व व्यय वह व्यय है जिससे सरकार की ना तो संपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही देनदारियों में कमी आती है, जैसे वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के श्रेय खरीदना सरकार के लिए पूंजीगत व्यय है, क्योंकि इससे नई वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान भी राजस्व व्यय का हिस्सा होते हैं, भले ही उनका उपयोग पूंजी निर्माण के लिए क्यों ना किया जाए। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में भूमि सुधारों के ऐतिहासिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता के तुरंत बाद जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य था। हदबंदी कानून के तहत किसी भी परिवार द्वारा रखी जाने वाली कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी, ताकि भूमि की समतावादी वितरण किया जा सके। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जो 1952 से लागू हुआ, भारत के इतिहास में सबसे पहला व्यापक भूमि सुधार कानून था। हदबंदी कानून के जरिए जोत की सीमा तय कर अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन कृषि मजदूरों में बांटा गया, जो सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम था। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1991 के ऐतिहासिक एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों के बाद भारत में औद्योगिक नीति में क्या आमूलचूल परिवर्तन किया गया। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंसिंग के तहत आने वाले उद्योगों की संख्या को घटाकर न्यूनतम कर दिया गया। 24 जुलाई 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति में लाइसेंस राज को लगभग समाप्त कर दिया गया। केवल 18 रणनीतिक उद्योगों को छोड़कर से सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया।
वर्तमान में केवल 5 उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। एमआरटीपी सीमा की अवधारणा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और बाद में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर वर्तमान में केवल 2 परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिचालन कर दी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि बुनियादी ढांचा विकास के अंतर्गत भारत सरकार के पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका बी, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित कर एकीकृत और निर्बाध मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे का विकास करना। तो अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया पीएम गति शक्ति एक डिजिटल मंच है जो रेलवे, सड़क परिवहन तथा 16 मंत्रालयों को एक साथ जोड़ता है। इसका मुख्य लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के वर्तमान स्तर से कम करके वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। अगला जो सेक्शन है वह है करंट अफेयर्स पर आधारित और बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स का यहाँ पर समाधान किया गया है। पहला है प्रश्न इसका करंट अफेयर्स का कि जनवरी 2026 में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा विधान भवन लखनऊ में किया गया था। सम्मेलन के दौरान पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित विधायी प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना मुख्य चर्चा एजेंडा में से एक था। तीसरा बिंदु है कि उत्तर प्रदेश को इस सम्मेलन की मेजबानी करने का यह इतिहास में पहला अवसर था। तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं, ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका 1 और 2 सही है। तो आयोजन स्थल की बात करें तो 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन 19 से 21 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश विधान भवन लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। इस सम्मेलन में 3 मुख्य एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा हुई। पारदर्शी और नागरिक केंद्रित प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विधायकों की क्षमता निर्माण और जनता के प्रति विधायिका की जवाबदेही। मेजबानी के इतिहास की बात करें तो ये गलत है। कथन जो इसमें दिया गया है कि यूपी ने पहली बार किया, तो यूपी ने ये 4थी बार इस सम्मेलन की मेजबानी की है। इससे पहले यूपी ने 1961, 1985 और 2015 में इस सम्मेलन की मेजबानी की थी। किसकी? पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में घोषित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सरकारी प्रक्रिया री इंजीनियरिंग श्रेणी में रजत प्रदान किया गया है? रजत पुरस्कार, सिल्वर अवार्ड दिया गया है। तो ये दिया गया है ई जागृति पोर्टल को। 4 जून 2026 को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार की घोषणा की गई। उपभोक्ता मामलों के विभाग के ई जागृति प्लेटफॉर्म को श्रेणी 1 डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया री इंजीनियरिंग के तहत रजत पुरस्कार मिला है। ई जागृति एक एआई सक्षम एकल खिड़की मंच है जिसने लॉन्च के बाद से 2.29 लाख से अधिक उपभोक्ता मामलों को दर्ज करने और 2.07 लाख से अधिक मामलों के त्वरित निपटान में मदद की है। इसी पुरस्कार में पंचायती राज मंत्रालय के पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को गोल्ड अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है आपका कि 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 16th इंडिया यूएस समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने की है। इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और यूरोपीय संघ ने बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते की वार्ताओं के सफल समापन की घोषणा की है। दोनों पक्षों ने टुवर्ड्स 2030 भारत ईयू संयुक्त व्यापक रणनीति एजेंडा नामक एक नया रोड मैप तैयार किया है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सही है। ऐतिहासिक नेतृत्व 25-27 जनवरी 2026 को यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे और इसी दौरान 27 जनवरी को 16वां भारत ईयू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। कौन सा 16वां हुआ है? एफटीए समझौता। इस सम्मेलन के सबसे बड़ा मील का पत्थर भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते की वार्ताओं का आधिकारिक और सफल समापन था
जो दोनों क्षेत्रों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देगा। दोनों पक्षों ने टुवर्ड्स 2030 एजेंडा को अपनाया, जो आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, रणनीतिक स्वायत्तता और अगली पीढ़ी के डिजिटल सहयोग पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चर्चा में रहे रूमी 1 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी है। यह भारत का पहला पुनः प्रयोज्य मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है। रॉकेट की विशेषता, रूमी 1 भारत का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है जो पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य प्रणाली पर आधारित है। इस रॉकेट में पारंपरिक रॉकेटों के विपरीत ठोस ईंधन और तरल ऑक्सीडाइजर का एक अनूठा संयोजन उपयोग किया जाता है, जो इसे अत्यधिक सुरक्षित और नियंत्रण योग्य बनाता है। यह चेन्नई स्थित निजी स्पेस स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित और प्रक्षेपित किया गया था, जो भारत के वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के गहरे महासागर मिशन के तहत विकसित किए जा रहे मानव युक्त समुद्र वाहन मत्स्य 6000 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन दिए गए हैं, एक असत्य है, वो आपसे पूछा गया है और वो कथन है आपका ऑप्शन सी। इसके मुख्य सुरक्षात्मक क्रूज फिगर का निर्माण पूरी तरह से एल्युमिनियम मिश्र धातु से किया गया है, ये असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। धातु के चयन की बात करें तो अत्यधिक उच्च महासागरीय दबाव, लगभग 600 गुना वायुमंडलीय दबाव को सहन करने के लिए इसके क्रूज स्फीयर का निर्माण टाइटेनियम एलॉय यानी कि मिश्र धातु से किया गया है, ना कि एल्युमिनियम से। टाइटेनियम अपनी उच्च शक्ति और हल्के वजन के लिए जाना जाता है। मिशन की क्षमता, मत्स्य 6000 भारत के डीप ओशन मिशन का मुख्य हिस्सा है, जो 3 वैज्ञानिकों या खोजकर्ताओं को लेकर समुद्र की गहराई में 6000 मीटर नीचे जाने की क्षमता रखता है। इस मिशन के सफल होने पर भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के बाद गहरे समुद्र में मानव युक्त मिशन भेजने वाला दुनिया का 6ठा देश बन जाएगा, जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के अन्वेषण में मदद करेगा। तो अगला सेक्शन जो है हमारा आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रश्न है आपका कि अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका कि 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित स्पुतनिक 1 विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था। दूसरा बिंदु है कि 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाले यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले मानव बने। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, एक और दोनों सही हैं। अंतरिक्ष युग की आधिकारिक शुरुआत सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक 1 के सफल प्रक्षेपण से हुई थी। इसके बाद 1961 में यूरी गागरिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी और पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाया, अतः कथन 2 भी सत्य है। अमेरिका ने इसके जवाब में 1969 में अपोलो 11 मिशन के माध्यम से नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत विषाणुओं की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ये केवल जीवित परपोषी कोशिकाओं के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं। विषाणु यानी कि वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं, जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। जीवित कोशिका के बाहर ये पूरी तरह निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं। ये केवल होस्ट सेल यानी कि जीवित कोशिका के अंदर जाकर उसके चयापचय तंत्र का उपयोग कर अपनी प्रतिकृति बनाते हैं, यानी कि अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। इन पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को नष्ट करते हैं, जो वायरस में नहीं होती है। इनमें या तो डीएनए होता है या आरएनए, और दोनों कभी एक साथ नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यह सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उदाहरण अस्त्र है, और एंटी टैंक दागो और भूल जाओ मिसाइल का उदाहरण नाग है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी
के तहत ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दूसरा है कि इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है और यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना मैक 2.8 तेज गति चलती है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। यह दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले गगनयान मिशन के तहत निर्मित व्योम मित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। यह गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाला एक अर्धमानव महिला रोबोट है। व्योम मित्र 2 संस्कृत शब्द व्योम और मित्र से बना है। व्योम का अर्थ है अंतरिक्ष और मित्र का अर्थ है दोस्त। यह इसरो द्वारा विकसित एक हाफ ह्यूमनाइड अर्थ मानव रोबोट है। इसे गगनयान मिशन की मानव उड़ान से पहले परीक्षण उड़ानों में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसका मुख्य कार्य मानव कार्यों की नकल करना और जीवन रक्षक प्रणालियों की जांच करना है। यह रोबोट माइक्रोग्रेविटी, वातावरण के प्रभावों का अध्ययन करेगा और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बातचीत करने तथा मॉड्यूल मापदंडों की निगरानी करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है आपका कि चिकित्सा और कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले नैनो कण क्वांटम डॉट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सही नहीं है? तो 4 गुण दिए गए हैं, उनमें से कोई एक सही नहीं है और वो कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। ये नैनो पैमाने पर निर्मित होने वाले अर्धचालक क्रिस्टल होते हैं, सही है। इनके आकार में परिवर्तन करके इनसे उत्सर्जित होने वाले प्रकाश के रंग को नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी सही है। इनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं के सटीक चित्रण और डिस्प्ले स्क्रीन में बेहतर रंग गुणवत्ता के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इनका आकार सामान्य परमाणु की तुलना में 1000 गुना बड़ा होता है, जिससे इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जो कि गलत है। नैनो कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्वांटम डॉट्स अत्यंत सूक्ष्म अर्धचालक नैनो कण होते हैं, जिनका आकार केवल 2 से 10 नैनोमीटर के बीच होता है। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इनकी खोज और संश्लेषण के लिए वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली आरएनए हस्तक्षेप तकनीकी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को रोककर विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण को अवरुद्ध करना। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के पेटेंट कानून और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत कृषि विधियों, औषधीय पौधों की किस्मों और वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज को पेटेंट योग्य आविष्कार नहीं माना जाता है, क्या यह सही है? दूसरा है कि अनिवार्य लाइसेंस के प्रावधान के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में सरकार किसी पेटेंट उत्पाद को किसी अन्य कंपनी को बनाने की अनुमति दे सकती है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों सही हैं। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 के अंतर्गत कुछ श्रेणियों को स्पष्ट रूप से नॉन पेटेंटेबल घोषित किया गया है ताकि जनहित और स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौते और भारतीय कानून के अनुसार पेटेंट धारक की असहमति के बावजूद सरकार राष्ट्रीय आवश्यकता या जन स्वास्थ्य संकट में अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकती है। भारत ने पहला अनिवार्य लाइसेंस वर्ष 2012 में कैंसर की दवा नेक्सावार के उत्पादन हेतु नेटको फार्मा को जारी किया था। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में अधिनियमित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकों को प्राप्त भूल जाने के अधिकार के प्राथमिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो सही है उत्तर आपका वो है बी ऑप्शन। किसी नागरिक द्वारा इंटरनेट और सर्च इंजन प्लेटफॉर्मों से अपनी पुरानी अप्रासंगिक या व्यक्तिगत जानकारी को हटवाने का अधिकार। भूल जाने का अधिकार निजता के अधिकार के तहत एक महत्वपूर्ण डिजिटल अधिकार है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के त्रिचरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत दूसरे चरण में प्रयुक्त होने वाले रिएक्टर का नाम क्या है और इसमें मुख्य ईंधन क्या प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित ऑक्साइड इसमें प्रयुक्त होता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। उन्होंने देश के विशाल थोरियम भंडारों का उपयोग करने के लिए त्रिचरणीय योजना बनाई थी।
दूसरा चरण फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर आधारित है, जो जितना ईंधन खपत करता है उससे अधिक प्लूटोनियम का उत्पादन करता है। कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसी चरण का हिस्सा है। प्रथम चरण PHWR पर आधारित है, जबकि तृतीय चरण उन्नत भारी जल रिएक्टर पर आधारित होगा, जिसमें थोरियम का उपयोग किया जाएगा। अगला जो सेक्शन है वो है पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ। प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीस्टोन प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और स्थिरता को बनाए रखने में अपने शारीरिक भार की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दूसरा बिंदु है कि यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से कीस्टोन प्रजाति की पूरी तरह से हटा दिया जाए तो उस तंत्र की जैव विविधता और खाद्य श्रृंखला गंभीर रूप से ध्वस्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, ये सही है। कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा रॉबर्ट पेन ने दी थी। ये प्रजातियां संख्या में कम होने के बावजूद पूरे खाद्य जाल की नियंत्रित करती हैं, जैसे बाघ हैं, समुद्री ऊदबुलाव हैं, हाथी हैं। उदाहरण के लिए जंगलों में शीर्ष शिकारी शाकाहारी जीवों की संख्या को अनियंत्रित होने से बचाते हैं, जिससे जंगलों का क्षरण नहीं होता है। अतः दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2022 में संपन्न कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित ऐतिहासिक 30x30 लक्ष्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या रखा गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर कम से कम 30% भूमि, मीठे पानी और महासागरीय क्षेत्रों का प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना। कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित CBD के COP15 सम्मेलन में सदस्य देशों ने पृथ्वी के घटते जैव विविधता संकट को रोकने के लिए एक नया समझौता किया। 30x30 इस फ्रेमवर्क का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसकी उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकना और नष्ट हो चुकी 30% भूमि तथा समुद्री प्रणालियों को पुनर्जीवित करना है। इसके अतिरिक्त विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जैव विविधता संरक्षण हेतु प्रति वर्ष 20 से 30 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने का भी निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बिंदु है कि यह नियम पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। दूसरा है कि इन नियमों के तहत निर्माताओं के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को अनिवार्य बनाया गया है, जिसके तहत उन्हें अपने उत्पादों के पुनर्चक्रण की जिम्मेदारी उठानी होगी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कचरों से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2011 में पहली बार ई वेस्ट नियम बनाए, जिन्हें समय समय पर अपडेट किया गया है। इन्हें पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तहत लागू किया गया है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत कंप्यूटर, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को अपने उत्पाद की जीवन अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें वापस लेने और वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकिल करने का कानूनी ढांचा तैयार करना होता है। 39 प्रश्न है आपका कि भारत के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व सीधे प्रधानमंत्री करते हैं। जिला स्तर पर पेंशन के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट व्यापार प्रणाली की अवधारणा सबसे पहले किस ऐतिहासिक क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अस्तित्व में आई थी? इस प्रणाली के अंतर्गत जो देश या उद्योग अपने लिए निर्धारित सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं उन्हें कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है, जिसे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकते हैं। यह बाजार आधारित दृष्टिकोण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह देश में बाढ़, भूकंप या गैस रिसाव जैसी जटिल परिस्थितियों में सीधे राहत और बचाव कार्य का नेतृत्व करता है और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। अर्धसैनिक बलों से प्रतिनियुक्ति पर आए जवानों से मिलकर बनी है और इसके प्रमुख महानिदेशक होते हैं। तो सही उत्तर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। NDRF देश में बाढ़, भूकंप और रासायनिक आपदा या गैस रिसाव जैसी जटिल परिस्थितियों में सीधे राहत और बचाव कार्य का नेतृत्व करता है और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। NDRF की विभिन्न बटालियन देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात हैं, जो CRPF, BSF, ITBP जैसे अर्धसैनिक बलों से प्रतिनियुक्ति पर आए जवानों से मिलकर बनी है।
अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के गठन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा 46। धारा 46 के तहत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का गठन किया जाता है। इस निधि का उपयोग गंभीर प्रकृति की, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान तत्काल राहत उपाय प्रदान करने के लिए किया जाता है। राज्यों के स्तर पर इस तरह के कार्यों के लिए धारा 48 के तहत राज्य आपदा मोचन निधि का प्रावधान है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, जिससे भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश बन गया। एनजीटी को पर्यावरण से संबंधित मुकदमों का निपटारा अपील दाखिल होने के 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य होता है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत एनजीटी की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही भारत में पर्यावरण संबंधी मुकदमों के लिए विशेष न्यायालय बनाने वाला दुनिया का तीसरा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद, और पहला विकासशील देश बन गया। यह अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करता है और इसका प्राथमिक लक्ष्य मामलों को दाखिल होने के 6 महीने के भीतर निपटाना है। अगला प्रश्न है आपका कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत वर्ष 2016 में हुए किगाली संशोधन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस गैस के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मूल उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे CFCs को रोकना है। CFCs के विकल्प के रूप में HFC का उपयोग शुरू हुआ, जो ओजोन परत का नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन ये अत्यधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं। इसलिए 2016 के किगाली संशोधन में निर्णय लिया गया कि अब HFCs के उपयोग को भी चरणबद्ध तरीके से 80 से 85% तक कम किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में इकोटोन की अवधारणा को सबसे सटीक रूप से कौन परिभाषित करता है? तो इकोटोन का मतलब होता है कि यह 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र, जैसे जंगल और घास का मैदान। इकोटोन संक्रमण का 2 अलग अलग पारिस्थितिकियों की स्थिति जहां पर मुहाना होता है। यहाँ प्रायः दोनों आसन्न तंत्रों की प्रजातियां मिलती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में जैव विविधता बहुत अधिक होती है। इसे कोर प्रभाव या एड्स इफेक्ट भी कहा जाता है। मैंग्रोव वन, मुहाना और दलदली भूमि इकोटोन के कुछ बेहतरीन उदाहरण होते हैं। अगला सेक्शन है हमारा हिंदी का, और यहाँ का पहला प्रश्न है आपका कि शासकीय पत्राचार के अंतर्गत परिपत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णता असत्य है? तो यहाँ पर जो पूर्णता असत्य है वो ये है कि यह सदैव निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को भेजा जाता है। ऑप्शन ए आपका असत्य है, बाकी सभी यहाँ पर सत्य है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी एक सूचना या आदेश को एक साथ अनेक विभागों को प्रेषित करना होता है। परिपत्र एक प्रकार का शासकीय पत्र है जो सदैव उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों या विभागों को एक ही सूचना के एक साथ भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत संबोधन नहीं होता है और यह अत्यंत औपचारिक तथा स्पष्ट भाषा में लिखा जाता है। यह सामान्यतः अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, थर्ड पर्सन। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर अंतस्थ व्यंजन का सही वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, या, रा, ला, वा। अंत्यस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। इनकी संख्या 4 है। श और सा और सा और हा उष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु मुख में घर्षण करके उष्मा पैदा करती है। छत्र, ज्ञा और श्रा ये संयुक्त व्यंजन है जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, और प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो अनुनासिक या पंचमा अक्षर कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उच्छ्वास शब्द का व्याकरणिक दृष्टि से सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, उतधन श्वास। उच्छ्वास शब्द में व्यंजन संधि है, इसका सही विच्छेद उतधन श्वास होता है। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार यदि ता के बाद सा आए तो ता का च और श का छा हो जाता है।
इसके अन्य उदाहरण उत्तधन शिष्ट उच्छिष्ट है, सतधन शास्त्र सच्छात्र है। अगला प्रश्न है आपका कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर उनके बीच में और अथवा या जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास वह समास है जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं और दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। उदाहरण के लिए माता पिता, दिन रात, पाप पुण्य। अगला प्रश्न है आपका कि शब्द रचना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, अतिथि। अतिथि शब्द का निर्माण आ उपसर्ग और तिथि मूल के मेल से हुआ है जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। इसमें अति उपसर्ग नहीं है। अन्य सभी विकल्पों में अति उपसर्ग मौजूद है। अति प्लस रिक्त इक्वल टू अतिरिक्त। अत्याचार, अतिधन, आचार इक्वल टू यण संधि। और अत्युत्तम, अत्युत्तम का होगा अतिधन उत्तम, और यहां पर भी आपका यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि शब्द प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म अशुद्ध है? कर्पूर का कपूर, मच्छिका का मछली, क्षीर का खीर, अग्नि का आग। तो यहां पर कौन सा तत्सम और तद्भव शब्द का युग्म अशुद्ध है? तो आपका यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि मच्छिका एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप होता है वो मक्खी होता है, ना कि मछली। मछली का शुद्ध तत्सम रूप मत्स्य होता है। अन्य सभी युग्म आपके सही सुमेलित है। शब्द ज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर जलद। जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची है। जहां पर दा आ जाता है वो जल देने वाला हो जाता है और वो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। राजीव, पुंडरिक यानी कि सफेद कमल, इंदवीर, इंदिवर यानी कि नीला कमल, जलज, पंकज, नीरज, सरोज आदि सभी कमल के प्रसिद्ध पर्यायवाची हैं। जल से जुड़े शब्दों के अंत में जा लगने पर वह कमल का और दा लगने पर वह बादल का पर्याय बन जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन बी, आमिष का सामिस नहीं होता है। आमिष और सामिस दोनों समानार्थी शब्द हैं जिनका अर्थ मांस युक्त भोजन करने वाला होता है। इन दोनों का सही विलोम शब्द निरामिष होता है, मांस रहित भोजन करने वाला। अन्य सभी विलोम युग्म आपके पूर्णता सही है। स्थावर का जंगम होता है, अवनत का उन्नत होता है, कृत्रिम का प्रकृत होता है या प्राकृतिक होता है। अगला प्रश्न है आपका कि वाक्य शुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णता शुद्ध है? तो मेरे को आज बाजार जाना है, तो मेरे को नहीं होगा। यहां पर श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। वहां भारी भरकम, तो ये भी आपका गलत है। यहां पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम होंगे, अनेकों नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मुहावरे गूलर का फूल होना का सटीक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो सही उत्तर है आपका दुर्लभ वस्तु होना या दिखाई न देना। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। अगला जो सेक्शन है आपका वो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है और यहां से बहुत अच्छे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव एक आधुनिक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है जो यांत्रिक पुर्जों की अनुपस्थिति के कारण शॉक प्रतिरोधी होती है। दूसरा है कि एनबीएमई नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस पारंपरिक साटा इंटरफेस की सीमाओं को पार करते हुए सीधे मदरबोर्ड की पीसीआईई लाइनों से जुड़ती है। तो कौन से बिंदु सही हैं आपसे पूछा गया है, कौन से कथन सही हैं? तो ये दोनों सही हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव एक आधुनिक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क के विपरीत इसमें यांत्रिक पुर्जे नहीं होते हैं, इसलिए यह शॉक प्रतिरोधी होती है और बहुत कम बिजली की खपत करती है। एनबीएमई का पूर्ण रूप नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस है। ये पारंपरिक साटा इंटरफेस की गति सीमाओं को पार करते हुए सीधे मदरबोर्ड की पीसीआई लाइनों से जुड़ती है, जिससे डेटा ट्रांसफर अत्यधिक तीव्र हो जाता है। अतः कथन दो भी सत्य है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के इतिहास में इंटीग्रेटेड सर्किट
चिप जिसने तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव रखी का आविष्कार 1958 में मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो जो आज का पैटर्न है यूपी ट्रिपल एससी का, वो आविष्कार से जुड़े हुए प्रश्न बहुत पूछ रहा है। तो उन प्रश्नों को भी मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि एक एक प्रश्न आपको याद हो जाए। सही उत्तर है इसका आपका जैक किल्बी और रॉबर्ट नायस। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का एक अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिस पर हजारों ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर जुड़े होते हैं। इसका आविष्कार 1958 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के इंजीनियर जैक किल्बी और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर के रॉबर्ट नायस ने स्वतंत्र रूप से किया था। इस आविष्कार के कारण कंप्यूटर का आकार अत्यधिक छोटा हो गया और इसने कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत की। अगला प्रश्न है आपका कि वेब ब्राउजर और सर्वर के मध्य डेटा संचार को सुरक्षित बनाने वाले HTTPS प्रोटोकॉल में डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए सामान्यतः किस सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका SSL और TLS। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये आपका HTTPS का फुल फॉर्म होता है और इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। इसमें एस का अर्थ सिक्योर है। यह सुरक्षा मुख्य रूप से SSL सिक्योर सॉकेट्स लेयर या इसके आधुनिक और अधिक सुरक्षित संस्करण TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के माध्यम से डेटा को एनक्रिप्ट करके प्रदान की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि ऑनलाइन बैंकिंग या पासवर्ड डालते समय कोई हैकर बीच में डेटा चुरा न सके। अगला प्रश्न है आपका कि नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में उस टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है जिसमें सभी कंप्यूटर और उपकरण एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं और यदि वह केंद्रीय उपकरण विफल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो है आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी स्थानीय नेटवर्क लैन में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली टोपोलॉजी है। इसमें सभी नोड्स कंप्यूटर सीधे एक केंद्रीय उपकरण से केबल द्वारा जुड़े होते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी कमी यह है कि केंद्रीय हब के खराब होने पर पूरा नेटवर्क ही ठप हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स गैजेट्स और स्मार्ट उपकरणों के बीच लंबी दूरी और कम बिजली पर संचार स्थापित करने के लिए किस वायरलेस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका LoRaWAN। LoRaWAN का पूर्ण रूप लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क है। यह एक कम शक्ति वाली विस्तृत क्षेत्र वाली नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। यह तकनीक बिना अधिक ऊर्जा या बैटरी की खपत किए स्मार्ट कृषि सेंसर, स्मार्ट वाटर मीटर और औद्योगिक सेंसरों को कई किलोमीटर की दूरी से गेटवे के साथ जोड़ती है। वाईफाई और ब्लूटूथ की तुलना में इसकी रेंज बहुत अधिक होती है और बैटरी वर्षों तक चलती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रमुख उदाहरण है जिसे सर्वर और सुपर कंप्यूटर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका लिनक्स। लिनक्स एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे लिनुस टोरवाल्ड्स ने 1991 में विकसित किया था। ओपन सोर्स होने के कारण इसका सोर्स कोड किसी भी उपयोगकर्ता के लिए संशोधन और वितरण हेतु मुफ्त में उपलब्ध होता है। इसकी उच्च सुरक्षा और स्थिरता के कारण दुनिया के अधिकांश सर्वर और शीर्ष सुपर कंप्यूटर लिनक्स पर ही कार्य करते हैं। विंडोज और मैक ओएस क्लोज्ड सोर्स सिस्टम है। अगला प्रश्न है आपका कि लेजर प्रिंटर की छपाई प्रक्रिया के दौरान ड्रम पर अदृश्य इमेज बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, फोटो सेंसिटिव ड्रम और लेजर बीम। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट उच्च गति वाला प्रिंटर है। इसकी मुख्य तकनीकी फोटो सेंसिटिव ड्रम पर आधारित होती है। छपाई से पहले पूरे ड्रम पर एक समान कोरोना वायर द्वारा निगेटिव चार्ज दिया जाता है। फिर लेजर बीम ड्रम के उन हिस्सों पर प्रकाश डालती है जहां अक्षर छापने होते हैं। यह चार्ज का अंतर टोनर के कणों को ड्रम की ओर आकर्षित करता है जो बाद में ही हीट रोलर से कागज पर स्थायी रूप से चिपक जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल में पिवट टेबल का मुख्य उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका विशाल और जटिल डेटा को सारांशित और विश्लेषित करने के लिए। पिवट टेबल MS एक्सेल का एक अत्यंत शक्तिशाली टूल है। इसका उपयोग स्प्रेडशीट में मौजूद हजारों पंक्तियों के जटिल और अव्यवस्थित डेटा में से
त्वरित रिपोर्ट बनाने, उसे संशोधित करने और उसमें छिपे हुए पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से उपयोगकर्ता बिना कोई जटिल सूत्र लगाए डेटा को ड्रैग और ड्रॉप करके आसानी से समझ सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में किसी पेज के बैकग्राउंड में वाटरमार्क लगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो सही उत्तर है आपका डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता और गोपनीयता दर्शाने के लिए बैकग्राउंड में हल्का टेक्स्ट या चित्र प्रदर्शित करना। वाटरमार्क एक फीका या पारदर्शी टेक्स्ट है, जैसे कॉन्फिडेंशियल, ड्राफ्ट या किसी कंपनी का लोगो, जो एमएस वर्ड में पेज के मुख्य टेक्स्ट के पीछे दिखाई देता है। इसका मुख्य उद्देश्य डॉक्यूमेंट के कॉपीराइट की रक्षा करना, उसकी ब्रांडिंग करना या उसकी स्थिति को इंगित करना, ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस पर अपना अधिकार न जता सके। इसे डिजाइन टैब आधुनिक संस्करणों के माध्यम से आसानी से जोड़ा या हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं कि मोनोलिथिक कर्नल में ओएस की सभी बुनियादी सेवाएं एक ही बड़े कर्नल स्पेस में निष्पादित होती हैं। दूसरा बिंदु है कि माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर में केवल न्यूनतम आवश्यक सेवाएं कर्नल स्पेस में रहती हैं, जबकि अन्य सेवाएं यूजर स्पेस में स्वतंत्र सर्वर के रूप में चलती हैं, जिससे सिस्टम की सुरक्षा और स्थिरता बढ़ जाती है। तो जो यहाँ पर कथन है उनमें से सही कौन से हैं ये पूछा गया। ये दोनों कथन आपके सही है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हृदय होता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सीधा संपर्क बनाता है। मोनोलिथिक कर्नल जैसे लिनक्स अत्यधिक तेज होते हैं, क्योंकि ओएस के विभिन्न हिस्सों के बीच संचार में समय नहीं लगता। माइक्रो कर्नल जैसे मिनिक्स में यदि कोई सर्विस क्रैश हो जाए तो केवल वह सर्विस रिस्टार्ट होगी, पूरा ओएस चलता रहेगा। यह सुरक्षा के लिहाज से बेहतर है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए डिजी लॉकर डिजिटल सुरक्षा ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर जो कथन सत्य है वो है आपका ऑप्शन बी। इसमें जारी किए गए दस्तावेज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत मूल भौतिक दस्तावेजों के समान कानूनी रूप से मान्य है। डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक अत्यंत महत्वपूर्ण ई गवर्नेंस पहल है। इसमें जारीकर्ता प्राधिकरणों द्वारा सीधे डिजिटल प्रारूप में हस्ताक्षर किए गए दस्तावेज सिंक होते हैं, जिन्हें आईटी अधिनियम 2000 के नियम 9A के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसका उपयोग करने के लिए सुरक्षा ऑडिट और केवाईसी हेतु आधार लिंक होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में यूपीआई और ई गवर्नेंस के बढ़ते दौर में डिजिटल वित्तीय उपकरणों के सुरक्षित उपयोग हेतु डेबिट क्रेडिट कार्ड भुगतानों में लागू की गई टोकनाइजेशन तकनीकी का क्या अर्थ है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। वास्तविक कार्ड विवरण को एक अद्वितीय कूट शब्द से बदलना, ताकि मर्चेंट साइट पर कार्ड का असली डेटा सुरक्षित रहे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निर्देशों के तहत ऑनलाइन लेन देन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन को लागू किया गया है। जब आप किसी मर्चेंट ऐप जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भुगतान करते हैं तो वे आपके कार्ड का नंबर स्टोर नहीं कर सकते, बल्कि बैंक द्वारा जारी एक एनक्रिप्टेड टोकन स्टोर करते हैं। इससे यदि किसी वेबसाइट का डेटाबेस हैक भी होता है तो हैकर्स को कार्ड का मूल विवरण प्राप्त नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। धोखे से उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण चुराना। फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है, सोशल इंजीनियरिंग हमला है। इसमें हमलावर किसी विश्वसनीय संस्था जैसे बैंक या ई कॉमर्स साइट का भेष धारण करके उपयोगकर्ता को फर्जी ईमेल या मैसेज भेजता है। जैसे मेरे पास भी बहुत सारे ईमेल आते हैं कि हम इस कंपनी से हैं और आपके यूट्यूब चैनल पर ये करना चाहते हैं, तो वो फर्जी मेल होते हैं, हमारे पास आते हैं, फिशिंग कहलाते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य उपयोगकर्ता को भ्रमित करके उसके लॉगिन क्रेडेंशियल, बैंक खाते की जानकारी या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी अत्यंत संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के तहत प्रयुक्त होने वाली सुदृढ़ीकरण अधिगम तकनीकी का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। एक एजेंट द्वारा पर्यावरण के साथ बातचीत करके पुरस्कार और दंड के सिद्धांत पर परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से स्वयं सीखना। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन लर्निंग की 3 प्रमुख शाखाओं में से एक है। इसमें एल्गोरिथम को सही कदम उठाने पर सकारात्मक अंक और गलत कदम उठाने पर
नकारात्मक अंक मिलते हैं। धीरे धीरे एजेंट सर्वोत्तम निर्णय लेना सीख जाता है। इसका उपयोग सेल्फ ड्राइविंग कारों, रोबोटिक्स और जटिल गेम्स जैसे अल्फागो को विकास में बड़े पैमाने पर किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि डीप लर्निंग के तहत प्रयुक्त होने वाले जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। इसमें दो न्यूरल नेटवर्क एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करके अत्यधिक वास्तविक दिखने वाले नए चित्र या डेटा उत्पन्न करते हैं। जनरेटिव एआई का एक अत्यंत शक्तिशाली मॉडल कौन है? जीएएनएस, जिसे इयान गुडफेलो ने विकसित किया है। इसमें पहला नेटवर्क जनरेटर नकली डेटा बनाता है और दूसरा नेटवर्क डिस्क्रिमिनेटर ये जांच करता है कि डेटा असली है या नकली। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक जनरेटर सटीक डेटा न बना ले। इसका उपयोग डीप फेक वीडियो बनाने और चिकित्सा में कृत्रिम स्कैन तैयार करने के लिए किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे यूपीजीके की, जो आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाएगा। और पहला प्रश्न है आपका यूपीजीके का और आज का 71वां कि प्राचीन इतिहास के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों और उनकी राजधानियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला बिंदु है कि वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो बौद्ध और जैन धर्म दोनों का एक अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन केंद्र था। दूसरा है सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी और कुशीनगर मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, जहां बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। यहां पर कौन से कथन सही है, यह आपसे पूछा गया है और ये दोनों कथन आपके सही है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद अकेले उत्तर प्रदेश के भूभाग पर स्थित हैं। वत्स की राजधानी कौशाम्बी प्रयागराज के निकट, जहां प्रसिद्ध राजा उदयन राज करते थे। यह स्थान दोनों पंथों के लिए महत्वपूर्ण है, जैन और बौद्ध। मथुरा सूरसेन की राजधानी थी और मल्ल महाजनपद की दो राजधानियां थीं, कुशीनगर और पाबा। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में शरीर त्यागा था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के संगीत घरानों के संदर्भ में प्रसिद्ध किराना घराना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे और इसका मुख्य संबंध किस जिले से है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, उस्ताद अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, मुजफ्फरनगर। किराना घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत सम्मानित घराना है। इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के शामली तत्कालीन मुजफ्फरनगर जिले के कैराना नामक कस्बे के नाम पर हुआ है। इसके वास्तविक संस्थापक उस्ताद अब्दुल करीम खान और उनके भाई अब्दुल वाहिद खान माने जाते हैं। इस घराने के प्रमुख कलाकारों में भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल का नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। अगला प्रश्न है आपका कि भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, प्री कैम्ब्रियन काल की नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग भूवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही उत्तरी विस्तार है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से प्री कैम्ब्रियन युग की नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, जिसे बुंदेलखंड ग्रेनाइट या बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है। इन चट्टानों के ऋतुचरण के कारण ही बुंदेलखंड के अधिकांश भागों में लाल और बंजर मिट्टी का विकास हुआ, जहां जल की कमी एक मुख्य समस्या है। भारत वन स्थित रिपोर्ट आईएसएफआर 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का कुल वन आवरण 15,045.80 वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया है, जो उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 6.24% है। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला सोनभद्र है, जबकि सबसे कम वन आवरण वाला जिला भदोही है। ये दोनों कथन आपके सही हैं। और जो सोनभद्र जिला है, ये अपनी विंध्य पर्वतमाला की संरचना के कारण राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में और प्रतिशत दोनों में सर्वाधिक जिला है। इसके विपरीत भदोही संत रविदास नगर सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों और खनिजों का कौन सा मिलान सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है आपका सी, मिर्जापुर, बॉक्साइट और हीरा। ये गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हीरा का बहुत सीमित निक्षेप केवल बांदा जिले में पाया जाता है, ना कि मिर्जापुर में। मिर्जापुर मुख्य रूप से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और एस्बेस्टस के लिए जाना जाता है। बांदा जिला इसके अतिरिक्त बॉक्साइट और सुंदर सजर पत्थर के लिए भी प्रसिद्ध है।
सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयला और कजराहट में चूना पत्थर का विशाल भंडार मौजूद है, जो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य चरकुला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। ये ब्रज क्षेत्र के नृत्य हैं जिसमें महिलाएं अपने सिर पर रथ के पहिए पर कई दीप रखकर नृत्य करती हैं। चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन का एक अत्यंत आकर्षक और प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में घूंघट काढ़े हुए महिलाएं अपने सिर पर लकड़ी का पिरामिड या रथ का पहिया रखती हैं, जिस पर 108 तेल के दीपक जले होते हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से होली के तीसरे दिन या राधा जी के जन्म के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण के गीतों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के ऐतिहासिक प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना औपचारिक रूप से प्रारंभ हुई थी। दूसरा कथन है कि राज्य में वर्ष 1961-62 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो दोनों है। एक और दो दोनों कथन सत्य है। उत्तर प्रदेश में पंचायती प्रणाली का इतिहास बहुत पुराना है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत में ग्राम पंचायतों के गठन की वैधानिक शुरुआत हुई थी। वर्ष 1961 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र सीमित और जिला परिषद अधिनियम पारित कर ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया, जिससे त्रिस्तरीय ढांचा पूरा हुआ। बाद में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994 पारित कर इसे पूरी तरह से संवैधानिक स्वरूप दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की महिला साक्षरता दर राज्य में सबसे न्यूनतम दर्ज की गई है? और सही उत्तर है आपका श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें पुरुषों की 77.3 और महिलाओं की 57.2 है। श्रावस्ती जिला पूरे राज्य में पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है और यहाँ महिला साक्षरता दर अत्यंत चिंताजनक स्तर पर केवल 34.8% पाई गई थी। इसके विपरीत कानपुर नगर महिला साक्षरता दर में राज्य का सबसे शीर्ष जिला है, जबकि गौतम बुद्ध नगर कुल साक्षरता में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मुख्य रूप से पाई जाने वाली खरवार या खैरवार जनजाति का पारंपरिक सांस्कृतिक संबंध किस कला या कार्य से रहा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, खैर के पेड़ों से कत्था निकालने का पारंपरिक व्यवसाय। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया और वाराणसी जिलों में पाई जाती है। इस जनजाति का नामकरण खैर वृक्ष के आधार पर हुआ है, क्योंकि इनके पूर्वज खैर के जंगलों से कत्था बनाने का काम करते थे। ये जनजाति अपनी शारीरिक शक्ति और उग्र स्वभाव के लिए जानी जाती है। इसका प्रमुख नृत्य कर्मा है, जो बेहद प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि ललितपुर पूर्व में झांसी जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला और मूर्तिकला का सबसे अनुपम उदाहरण माना जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गुप्त काल। ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली का सबसे प्राचीन ज्ञात उदाहरण है। यह मंदिर पूरी तरह से गुप्त काल में लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को अत्यंत बारीक नक्काशी के साथ उकेरा गया है। इस मंदिर के शिखर का निर्माण नागर शैली के प्रारंभिक शिखरों में से एक है, जो प्राचीन इतिहास और वास्तुकला का बेजोड़ संगम है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत और उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर आर्द्रभूमि स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में भारत में कुल 100 रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में 13 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश का 13वां और नवीनतम रामसर स्थल बलिया जिले में स्थित सुराहा ताल है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर अब 100 हो गई है। इसमें उत्तर प्रदेश में कुल 13 रामसर स्थल मौजूद हैं। बलिया जिले में स्थित प्रसिद्ध सुरहा ताल लोकनायक पक्षी विहार को उत्तर प्रदेश का 13वां और नवीनतम रामसर स्थल घोषित किया गया है। सुरहा ताल एक गोखुर झील है, जो गंगा नदी के घुमाव से बनी है और प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख आश्रय स्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि गंगा नदी की उस सहायक नदी का नाम क्या है, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर झील से निकलती है
और गंगा से गाजीपुर में आकर मिलती है? सही उत्तर है आपका गोमती नदी। यह नदी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जिलों में बहती हुई गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में विलय हो जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी सई है, जो जौनपुर के पास गोमती से मिलती है। जौनपुर का ऐतिहासिक शाही पुल इसी नदी पर बना है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर प्रदेश का सिंह द्वार के रूप में जाना जाता है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गाजियाबाद। गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार कहा जाता है, क्योंकि यह नई दिल्ली की सीमा से सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश का मुख्य मार्ग है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक शहरों में से एक है और पूरी तरह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पंचामृत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं कि इस योजना के तहत गन्ने की खेती में वैज्ञानिक तकनीकों जैसे ट्रेंच विधि, पेड़ी प्रबंधन, मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन जैसी 5 प्रमुख प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत कम लागत और कम पानी में गन्ने के साथ सह फसली खेती को बढ़ावा देकर किसानों को अतिरिक्त आर्थिक संबल दिया जाता है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। गन्ने की खेती में पानी की अत्यधिक बर्बादी को रोकने और गन्ने के अपशिष्ट को जलाने से बचाने के लिए पंचामृत योजना लाई गई है। ये पंचामृत का अर्थ है 5 विधियां: ट्रेंच बुवाई, सह फसल, कचरा मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई और पेड़ी प्रबंधन। इससे गन्ने की उत्पादकता बढ़ती है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुधरता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए स्थापित गीडा का पूर्ण रूप क्या है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है आपका गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 1989। गीडा का पूर्ण रूप गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत 30 नवंबर 1989 को पूर्वांचल क्षेत्र में तेजी से औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन के उद्देश्य से की गई। इसका मुख्यालय गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में स्थित है, जहां टेक्सटाइल, प्लास्टिक और अन्य विनिर्माण इकाइयां बड़े पैमाने पर स्थापित हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 5वां बाघ अभ्यारण्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व सक्रिय हैं। एक तो है दुधवा, दूसरा है पीलीभीत, तीसरा है अमानगढ़ बफर और चित्रकूट का रानीपुर टाइगर रिजर्व। नेपाल सीमा के निकट स्थित महाराजगंज जिले के सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघों की बढ़ती आवाजाही और संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश का 5वां बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी गई है और अभी यह प्रक्रिया में अधीन है, घोषित नहीं हुआ है। ये तराई और आर्द्र पर्णपाती वनों का एक अनूठा पारिस्थितिकी क्षेत्र है, जो जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राज्य के 9 पूर्वी जिलों से होकर गुजरता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट को इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 296 किलोमीटर है। सही उत्तर है आपका सी। 1 और 2 दोनों। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.8 किलोमीटर है। ये लखनऊ जिले के चंदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया तक जाता है। ये पूरी तरह से 9 जिलों से गुजरता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296.07 किलोमीटर है। ये 7 जिलों से होकर गुजरता है और इटावा के कुकुदरैल गांव के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवियत्री और आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक जिले में हुआ था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, फर्रुखाबाद। छायावाद की प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा मुख्य रूप से प्रयागराज में हुई, जहां वे बाद में महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही। इन्हें इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह यामा के लिए वर्ष 1982 में हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित संस्थाओं और उनके कार्य मुख्यालयों का कौन सा युग्म गलत है?
तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, बीडा वाराणसी। वीडा गलत है क्योंकि ये भदोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण है जिसका मुख्यालय भदोई जिले में स्थित है, ना कि वाराणसी में। इसकी स्थापना भदोई के कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ईडा का पूर्ण रूप यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है जिसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है। सीडा का पूर्ण रूप सटरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो जौनपुर जिले में स्थित है। अगला जो प्रश्न है आपका और आज का अंतिम प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी जिले में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मोदीपुरम में स्थित। तो सही उत्तर है आपके ये दोनों कथन। झांसी में स्थित चारा अनुसंधान संस्थान चारे की उन्नत किस्मों के विकास और शुष्क कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत देश का शीर्ष संस्थान है। मेरठ के मोदीपुरम में आलू अनुसंधान का एक मुख्य क्षेत्रीय केंद्र स्थापित है जहां उन्नत किस्म के आलू बीजों का विकास और कोल्ड स्टोरेज तकनीकों पर शोध किया जाता है। दोनों ही संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करते हैं। तो आज के ये 90 प्रश्न कंप्लीट होते हैं जो आपके लोअर पीसीएस मार्क टेस्ट 2 के थे। डीआई के प्रश्न हम शामिल नहीं करते हैं क्योंकि स्क्रीन पर उनको सॉल्व करा पाना थोड़ा मुश्किल है और डीआई एक्चुअली में प्रैक्टिस का काम है। तो जो टीचर आपको अच्छी प्रैक्टिस करा सकता हो, मैथ का टीचर हो, कम समय लेता हो, उसके वीडियोस के द्वारा आप डीआई की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज के 90 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते थे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। कोशिश की गई है कि आपके एग्जाम के लेवल का मॉक टेस्ट लेकर आया जाए और उम्मीद करता हूं आज मैं उस चीज में सफल होऊंगा। आपको शुरुआत की आवाज में और लास्ट की आवाज में थोड़ा अंतर दिख रहा होगा क्योंकि जब मैंने ये मॉक टेस्ट रिकॉर्ड करना शुरू किया था तो दूसरे माइक से रिकॉर्ड कर रहा था। बीच में वो माइक टूट गया और फिर मुझे नया माइक ब्लिंकेट से मंगाना पड़ा और उसी माइक से अभी मैंने ये रिकॉर्ड किया गया। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो ये बाद वाली आवाज है जिसमें अभी मैं बोल रहा हूं, ये आवाज की क्वालिटी कैसी है, ताकि मुझे फीडबैक मिल सके कि ये आवाज की क्वालिटी में पढ़ाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो आप तुलना करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है जहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लोअर पीसीएस के बहुत शानदार नोट्स आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। पर्यावरण के बहुत लेटेस्ट नोट हैं जिसमें आपको 100 रामसर साइट्स भी मिलने वाली हैं और इसके अलावा आपको कंप्यूटर के बहुत अच्छे सुव्यवस्थित नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। सारी चीजें आपको सुव्यवस्थित मिलेंगी, वन लाइनर्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, जिनके द्वारा आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी तैयारी को लेकर तो पेड कट ऑफ का इंतजार मत करिए, शॉर्ट लिस्टिंग का इंतजार मत करिए, अभी जुड़िए और अपनी तैयारी पूरी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।